इस अंधेरी डायमेंशन में जो दो लोग हैं, ये और कोई नहीं बल्कि नारुतो और हिनाता हैं। नारुतो उसी डायमेंशन में अपनी आंख हल्की सी खोलता है और धीरे से बस एक शब्द बोलता है, हिनाता। हिनाता उसके पास ही हवा में तैर रही होती है, लेकिन वो बेहोश होती है। नारुतो अपनी गर्दन ऊपर उठाता है और सामने देखता है एक आदमी खड़ा होता है जिसका चेहरा गंभीर होता है। ये हमारा सैयन प्रिंस वेजिटा होता है। वेजिटा बोलता है, ये आखिर कैसी जगह है और ये दो लोग कौन हैं? वो नारुतो और हिनाता को वहां से निकालता है और अपने दोनों कंधों पर उन्हें उठा लेता है। आप लोग यही सोच रहे होंगे ना, वेजिटा इस टाइमलाइन में क्या कर रहा है? इसका जवाब आपको आगे वीडियो में मिलेगा। नारुतो होश में होता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा होता, बस अपने मन में सोच रहा होता है। वेजिटा उन दोनों को पकड़कर एक पोर्टल के अंदर घुसता है और सीधा अपने टाइम चेंबर के अंदर निकलता है। वहाँ ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि नारुतो को तकलीफ होने लगती है और वेजिटा भी समझ जाता है। वो दोनों को तुरंत टाइम चेंबर के बाहर ले आता है। बाहर बुल्मा वेजिटा को देखती है और पूछती है, वेजिटा ये दोनों कौन हैं? इनकी हालत बहुत बुरी लग रही है। वेजिटा कुछ नहीं कहता और बस बोलता है, बहुत लंबी कहानी है, पहले इन दोनों का इलाज करो, मैं क्या करोड़ के पास जा रहा हूँ। बुल्मा दोनों को देखती है और उन्हें बेड पर सुला देती है। नारुतो अभी भी कुछ बोल नहीं पा रहा होता और समझ नहीं पा रहा होता कि वो आखिर कहाँ है। वो बस धीरे से बोलता है, हिमावारी, बोरुतो, तुम दोनों आखिर कहाँ हो? वेजिटा गोकू के पास पहुंचता है और कहता है, क्या करोट, जल्दी से सेंजुबीन लेकर आओ, इमरजेंसी है। गोकू हैरान होते हुए बोलता है, वेजिटा आखिर हुआ क्या है? वेजिटा गुस्से में चिल्लाता है, बोला ना इमरजेंसी है। गोकू बोलता है, ठीक है, जा रहा हूँ, गुस्सा मत करो। गोकू तुरंत इंस्टेंट ट्रांसमिशन से मास्टर कोरिन के पास जाता है और 4 सेंजुबीन लेकर आ जाता है। वेजिटा गोकू को साथ लेकर नारुतो और हिनाता के पास पहुँचता है। वेजिटा बुल्मा से पूछता है, इन दोनों की हालत कैसी है? बुल्मा बोलती है, उन्हें होश आ गया है, लेकिन ये कुछ बोल नहीं पा रहे। वेजिटा नारुतो को सेंजुबीन देता है और एक हिनाता को भी देता है। नारुतो और हिनाता मुश्किल से उसे चबाकर खा लेते हैं और तुरंत ही उनका शरीर रिकवर होने लगता है। हिनाता बैठ जाती है और घबराई हुई आवाज में बोलती है, हम कहाँ हैं? बुल्मा बोलती है, घबराओ मत, शांत हो जाओ, पहले ये बताओ तुम दोनों का नाम क्या है? हिनाता कुछ बोल नहीं पाती और बस कांप रही होती है। नारुतो हिनाता का हाथ थाम लेता है और बोलता है, मेरा नाम नारुतो उजुमाकी है और ये मेरी वाइफ हिनाता ह्यूगा है। गोकू कंफ्यूज होते हुए पूछता है, उजुमाकी और ह्यूगा क्या ये कोई अलग प्रजाति है? बुल्मा गोकू के सिर पर जोर का मुक्का मारती है और बोलती है, उन्हें कंफ्यूज मत करो बेवकूफ। वेजिटा बोलता है, तुम दोनों में तो कोई की नहीं है, फिर भी तुम जिंदा कैसे हो? नारुतो समझ जाता है कि वो चाकरा की बात कर रहा है। नारुतो बोलता है, थैंक यू हमें वहां से निकालने के लिए, और हमारे पास की नहीं होती, चाकरा होता है। असल में कह सकते हो ये की का ऑल्टरनेटिव वर्जन है। गोकू बोलता है, सुनने में तो बहुत कूल लगता है। गोकू वेजिटा से पूछता है, वेजिटा ये दोनों आखिर तुम्हें मिले कहाँ से? वेजिटा कुछ देर चुप रहता है और फिर बोलता है, और हम फ्लैशबैक में देखते हैं वेजिटा टाइम चेंबर में मैक्स ग्रेविटी पर ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो अपनी पावर से टाइम चेंबर तोड़ने वाला ही होता है, तभी एक पोर्टल खुल जाता है। वेजिटा कंफ्यूज होकर उसके अंदर जाता है और देखता है नारुतो और हिनाता हवा में तैर रहे होते हैं और आसपास बहुत सारे बड़े बड़े बॉक्स होते हैं और फिर वो दोनों को वहाँ से निकाल कर यहाँ ले आता है। गोकू पूछता है, तुम दोनों का घर कहाँ है? तुम नॉर्मल ह्यूमन से थोड़े अलग लगते हो। नारुतो बोलता है, हम कोनोहा विलेज से हैं, लेकिन ये कौन सा विलेज है? गोकू कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, यहाँ आसपास ऐसा कोई भी विलेज नहीं है। बुल्मा को थोड़ा डाउट होता है, वो आगे बढ़कर पूछती है, अच्छा ये बताओ तुम दोनों क्या करते हो और वहाँ आखिर फंसे कैसे? नारुतो और हिनाता का चेहरा उदास हो जाता है। नारुतो बोलता है, मैं एक निंजा हूँ और मेरा घर हिडन लीफ कोनोहा विलेज है। वो आगे बोलता है, मेरा बेटा जैसा एक बच्चा है और वही बेवकूफ हम दोनों को ओत्सुत्सुकी से बचाने के लिए वहाँ बंद कर दिया था। वेजिटा बोलता है, मुझे साफ साफ बताओ क्या हुआ था? फिर नारुतो ओत्सुत्सुकी के हमले से लेकर अपने बंद होने तक सब कुछ बता देता है। माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है। फिर बुल्मा कहती है, लगता है तुम दोनों किसी दूसरी टाइमलाइन से हो और वेजिटा के टाइम चेंबर में गड़बड़ होने से स्पेस टाइम में टकराव हुआ और वो डायमेंशन में पोर्टल बन गया। लेकिन वेजिटा और गोकू नारुतो की बोली गई बातों को सोच रहे होते हैं। गोकू बोलता है, ये इतने दिन सरवाइव कर पाया, मतलब जरूर ये स्ट्रांग होगा, क्या मुझे इन्हें ट्रेन करना चाहिए? वेजिटा भी बिल्कुल यही सोच रहा होता है। गोकू कुछ बोलने वाला ही होता है, तभी वेजिटा बोलता है, तुम्हारी कहानी सुनकर बुरा तो लगा, लेकिन तुम जैसे लोग जो उदास हो जाते हैं, मुझे नफरत है उनसे। नारुतो को अपने बचपन की याद आ जाती है, कैसे वो कभी हार न मानने वाला बंदा आज मायूसी से बैठा हुआ है। नारुतो बोलता है, मैं कमजोर नहीं हुआ, मैं बस अकेला पड़ गया था, लेकिन अगर आज भी कोई वजह है लड़ने की तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। बुल्मा बोलती है, भेजिटा उन पर चिल्लाओ मत, अभी अभी तो ये ठीक हुए हैं। नारुतो की बातें सुनकर
वेजिटा मन में सोचता है इसके अंदर कुछ तो अलग है, शायद पावर से भी बहुत ज्यादा अलग। वेजिटा नारुतो से बोलता है मैं तुम्हें टेस्ट करना चाहता हूँ कि तुम कितने पावरफुल हो, खुद को साबित करो। गोकू मन ही मन सोचता है मैं तो सोच रहा था इसकी मदद मैं करूंगा, लेकिन लगता है वेजिटा को इसमें कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट आ गया है। ये सोचकर वो हल्की सी मुस्कुराहट देता है। नारुतो बोलता है मैं पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा, मेरा सब कुछ छीन चुका है। मेरा सबसे करीबी दोस्त जो मेरी आत्मा की तरह मेरे साथ रहता था वो अब मेरे पास नहीं है। वेजिटा थोड़ा रुक जाता है और बोलता है क्या कहना चाहते हो तुम? फिर नारुतो कुरामा के बारे में सब कुछ बता देता है। बुल्मा नारुतो से पूछती है तो अगर वो वापस आ जाए तो क्या तुम्हारी ताकत भी वापस आ जाएगी? नारुतो थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है लेकिन कैसे? बुल्मा हल्की सी स्माइल करती है और कुछ नहीं बोलती। तभी वेजिटा गुस्से में चिल्लाकर बोलता है सुना नहीं मैंने क्या कहा? अपने आप को साबित करो। कमजोर लोग मुझे पसंद नहीं होते। अगर मुझे लगा तुम्हारे अंदर काबिलियत है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। नारुतो हिनाता को देखता है और हल्की सी मुस्कुराहट देता है। वो वेजिटा के साथ स्पार के लिए बाहर जाता है। वेजिटा बोलता है पहले तुम हमला करो। फिर नारुतो 10 क्लोन बनाता है। 2 नेचर एनर्जी इकट्ठा करने लगते हैं और बाकी वेजिटा पर हमला करते हैं, लेकिन वेजिटा जरा भी नहीं हिलता। नारुतो मन में बोलता है जैसे मैंने सोचा था ये सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर नारुतो अपने क्लोन्स को रिलीज कर देता है और सेज मोड में आ जाता है। उसकी आंखों के नीचे ऑरेंज घेरे बन जाते हैं। वेजिटा बोलता है क्या ये तुम्हारा कोई नया ट्रांसफॉर्मेशन है? नारुतो बोलता है हाँ ये मेरा सेज मोड है। वेजिटा काफी इंप्रेस होता है और बोलता है एक नॉर्मल इंसान के मुकाबले तुम काफी आगे हो। नारुतो अटैक के लिए आगे बढ़ता है और इस बार उसकी स्पीड काफी बढ़ चुकी होती है और वो वेजिटा को एक जोरदार मुक्का मारता है। वेजिटा उसे रोक लेता है लेकिन खुद काफी दूर पीछे हट जाता है। वेजिटा बोलता है इंटरेस्टिंग, तुम काफी ताकतवर हो। नारुतो फिर एक मुक्का मारता है लेकिन वेजिटा उसे डॉज कर लेता है, लेकिन अगले ही पल हवा में से ही एक मुक्का वेजिटा के मुंह पर पड़ता है। वेजिटा कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है ये कैसी टेक्निक है? फिर वो अपने सुपर सैन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। नारुतो पीछे हट जाता है। वेजिटा बोलता है तुम काफी पावरफुल निकले, तुमने मुझे ट्रांसफॉर्म करने पर मजबूर कर दिया। इम्प्रेसिव। नारुतो वेजिटा का ये रूप देखकर बिल्कुल हैरान रह जाता है और सोचता है ये कैसा ट्रांसफॉर्मेशन है। वेजिटा बोलता है अपनी पूरी ताकत लगाओ, अपने आप को रोको मत। नारुतो अपना रसेन शुरिकेन तैयार करता है। वेजिटा बोलता है ये अटैक तो बिल्कुल क्रिलिन के डिस्ट्रक्टो डिस्क जैसा लगता है, यकीन नहीं होता ये इंसान इसको कर पा रहा है। नारुतो हमला करता है रसीन सिरिकिन। वेजिटा भी अपना फाइनल फ्लैश अटैक करता है। दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं और एक भयानक धमाका होता है। वेजिटा वापस अपने बेस फॉर्म में आ जाता है और मुस्कुराते हुए बोलता है बस अब रहने दो। नारुतो भी नॉर्मल हो जाता है। गोकू पास आता है और बोलता है तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, अब चलो तुम और मैं एक स्पार कर लेते हैं। वेजिटा गोकू के सिर पर एक मुक्का मारता है और बोलता है बेवकूफ दिखाई नहीं दे रहा, वो थका हुआ है। गोकू बोलता है वेजिटा तुमने अकेले अकेले मजे उठा लिए, अब मेरी बारी आई तो मना कर रहे हो। नारुतो और हिनाता दोनों उन्हें लड़ते हुए देखकर हल्की मुस्कुराहट दे देते हैं। बुल्मा चिल्लाकर बोलती है तुम दोनों अपना झगड़ा बंद करो। वेजिटा और गोकू तुरंत चुप हो जाते हैं। नारुतो मन में सोचता है ये लेडी तो बिल्कुल सकुरा की तरह है। गोकू के पास 2 सेंजू बीन बचे होते हैं, वो एक वेजिटा को और एक नारुतो को दे देता है। नारुतो जैसे ही उसे खाता है उसका सारा चाकरा तुरंत रिकवर हो जाता है। नारुतो हैरान होकर बोलता है ये चीज आखिर क्या है? क्या ये कोई जादुई टैबलेट है? ये तो एक झटके में मेरा चाकरा वापस ले आया। गोकू हल्की मुस्कुराहट के साथ बोलता है कुछ ऐसा ही समझ लो। बुल्मा बोलती है पहले आओ खाना खा लो फिर बात करेंगे, पता नहीं कितने दिनों से भूखे होंगे। फिर सब मिलकर खाना खाने बैठ जाते हैं। नारुतो को इतनी भूख लगती है कि वो 10 प्लेट खाना खा लेता है। बुल्मा बोलती है लगता है तुम्हें काफी भूख लगी थी। हिनाता हल्की मुस्कुराहट देती है। नारुतो गोकू को देखकर बोलता है मेरी बात तो समझ में आती है, लेकिन ये बंदा कब से भूखा है? ये तो 20 प्लेट खाना खा चुका है। बुल्मा भी हंस पड़ती है और बोलती है ये दोनों तो ऐसे ही हैं। खाने के बाद नारुतो वेजिटा के पास जाता है और पूछता है वेजिटा क्या तुम मुझे ट्रेन कर सकते हो? वेजिटा थोड़ा सोचता है और बोलता है वैसे मैं किसी को ट्रेन नहीं करता, लेकिन तुम्हारी कहानी सुनने के बाद मैं सोच रहा हूँ तुम्हें ट्रेन कर ही लूं। नारुतो थोड़ा खुश हो जाता है, लेकिन तभी वेजिटा बोलता है पर तुम्हारी अभी की बॉडी मेरी ट्रेनिंग बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसलिए मैं तुम्हें ट्रेन नहीं कर सकता। नारुतो का मुंह पीला पड़ जाता है। तभी बुल्मा पास आती है और कहती है अगर इसका बॉडी भी सेन की तरह बन जाए तो फिर क्या तुम इसे ट्रेन करोगे? वेजिटा हैरान होकर बोलता है ये क्या बोल रही हो बुल्मा, ये कैसे पॉसिबल है? तभी बुल्मा ड्रैगन बॉल्स दिखाती है जो उसने ड्रैगन रेडार की मदद से पहले ही इकट्ठा कर रखे होते हैं। बुल्मा बोलती है तुमने बताया था ना तुम्हारा एक दोस्त था जो अब नहीं रहा,
और उसका नाम कुरामा था। मैंने तुम्हारी लड़ाई देखी, तुम वाकई काफी पावरफुल हो, इसलिए मैं सोच रही हूँ तुम्हारे दोस्त को भी वापस लाऊंगी। नारुतो हैरान होकर बोलता है, क्या सच में ये पॉसिबल है? लेकिन ये कैसे होगा? ये तो नामुमकिन है। फिर बुल्मा ड्रैगन बॉल जमीन पर रखती है और शेनरून को समन करती है। आसमान का रंग काला हो जाता है और शेनरॉन सामने दिखाई देता है। नारुतो बोलता है, क्या ये कोई नया समनिंग एनिमल है? बुल्मा बोलती है, तुम नए हो, इसीलिए ये तुम्हारी कोई भी एक विश पूरी कर सकता है, लेकिन इसे समन मैंने किया है तो मेरा 3 विश पूरा होगा, इसीलिए मैं तुम्हारी बदले विश मांगूंगी। शेनरॉन बोलता है, जल्दी अपनी विश बताओ। बुल्मा पहली विश करती है, इस इंसान के शरीर को एक सैयन की बॉडी में बदल दो, लेकिन बिना पूछ के। पल भर में नारुतो का शरीर एक सैयन बॉडी में बदल जाता है और उसका पूछ भी नहीं आता। शेनरॉन बोलता है, तुम्हारी विश पूरी हुई, अपनी दूसरी विश बताओ। बुल्मा बोलती है, अगर इसके अंदर कुरामा नाम का कोई था तो उसे वापस जिंदा करके इसके अंदर ला दो। तभी शेनरॉन की आंखें चमक उठती हैं और नारुतो के अंदर से एक पुरानी आवाज आती है, नारुतो, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? नारुतो की आंखें चौड़ी हो जाती है। नारुतो कुरामा की आवाज सुनते ही जैसे जम सा गया था, वो उसी पल अपने माइंडस्केप में चला जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके सामने उसका पुराना साथी खड़ा होता है जो सालों से उससे बिछड़ा हुआ था, लेकिन नारुतो कुछ बोल ही नहीं पाता। वो बस धीरे से घुटनों पर बैठ जाता है और उसके मन में जमा पुराना दर्द अब धीरे धीरे मिटने लगता है। उसकी आंखों में आंसू तो होते हैं, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि सुकून के आंसू होते हैं। कुरामा नारुतो को इस हालत में देखकर बोलता है, नारुतो, तुम आज भी नहीं बदले हो, तुम आज भी पहले की तरह नरम दिल हो, लेकिन मुझे खुशी है कि तुमने मुझे अब तक भुलाया नहीं। इतना कहकर कुरामा नारुतो की तरफ अपनी मुट्ठी आगे बढ़ाता है। नारुतो सिर उठाकर कुरामा को देखता है और वो भी अपनी मुट्ठी आगे बढ़ा देता है। दोनों की मुट्ठियां एक दूसरे से टकराती हैं और दोनों हल्की हंसी हंस पड़ते हैं, लेकिन नारुतो की आंखों से आंसू अब भी गिर रहे होते हैं। कुरामा फिर बोलता है, लेकिन नारुतो, मैं यहाँ वापस कैसे आया? टेल्ड बीस्ट की मौत नहीं होती, ये तो मुझे पता है, लेकिन जब मेरा दोबारा जन्म होना था तब मेरा शरीर छोटा होना चाहिए था, लेकिन अभी तो मेरे पास यिन और यान दोनों एक साथ मौजूद हैं। नारुतो कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी बाहर से एक आवाज आती है, अपनी तीसरी विश बताओ। बुल्मा नारुतो को वापस उसकी दुनिया भेजने की विश मांगने ही वाली होती है कि नारुतो उसे रोक देता है। नारुतो बोलता है, रुक जाओ, मुझे अभी वेजिटा के साथ ट्रेनिंग करनी है। बुल्मा हैरानी से कहती है, लेकिन अगर तुम ये विश नहीं मांगोगे तो तुम अपनी दुनिया में वापस नहीं जा पाओगे। तभी शेनरॉन की भारी आवाज गूंजती है, समय कम है, जल्दी अपनी विश बताओ। नारुतो चिंता में पड़ जाता है कि उसे क्या मांगना चाहिए। तभी हिनाता दूर से ये सब देख रही होती है। वो धीरे से नारुतो के पास आती है। हिनाता नारुतो के कान में कुछ कहती है और उसकी बात सुनते ही नारुतो की सारी चिंता पल भर में गायब हो जाती है। हिनाता ने नारुतो के कान में क्या कहा ये आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। नारुतो अब पूरी तरह सीरियस हो जाता है और बुल्मा को अपनी विश बताता है। बुल्मा शेनरॉन से विश मांगती है कि इस इंसान को ऐसा एक डोजुत्सु दिया जाए जो इसकी दुनिया की समस्याओं का समाधान कर सके। शेनरॉन की आंखें चमक उठती हैं और वो बोलता है, तुम्हारी विश पूरी हुई, लेकिन ये डोजुत्सु तभी अनलॉक होगा जब इसका शरीर इसे होल्ड करने के लिए काबिल बन जाएगा। इस डोजुत्सु में 4 एबिलिटीज होंगी और एक यूनिक एबिलिटी होगी। अगर ये डोजुत्सु एक बार एक्टिव हो गया तो ये यूजर की एनर्जी को खत्म नहीं होने देगा जब तक यूजर खुद इसे बंद न कर दे। लेकिन जितना देर ये एक्टिव होगा ये दिमाग में प्रेशर बनाता रहेगा। बाकी का एबिलिटी तुम्हें समय के साथ पता चल जाएगा और इस डोजुत्सु का नाम होगा शिनकाई गन। लेकिन याद रखो, इस डोजुत्सु को अगर पूरी तरह मास्टर करा जाए तो सिर्फ दुश्मन ही नहीं बल्कि देवता भी इसे देखकर डरेंगे, और अगर इसको कंट्रोल न कर पाए तो ये तुम्हारा जान भी ले सकता है। इतना कहकर शेनरॉन एक गोल्डन लाइट के साथ आसमान में गायब हो जाता है और ड्रैगन बल भी चारों ओर फैल जाते हैं। वेजिटा आगे आता है और भारी आवाज में बोलता है, तुमने ये विश क्यों मांगी और ये डोजुत्सु आखिर है क्या? नारुतो की आंखें सख्त हो जाती हैं और वो गंभीर आवाज में बोलता है, ये एक ऐसी आंख है जो यूजर को स्पेशल वैरायटी पावर देती है। मेरी दुनिया में जितने भी ओत्सुत्सुकी मौजूद हैं, उनके पास कोई न कोई डोजुत्सु है और उन डोजुत्सु में ऐसी अविश्वसनीय पावर होती है जो आम ताकत से कहीं ऊपर होती है, जैसे गेंजुत्सु या चीजों को बड़ा या छोटा करना जैसी एबिलिटीज। मैं पहले भी एक ऐसे ओत्सुत्सुकी से लड़ा था जिसके पास बिल्कुल यही पावर थी और उसी लड़ाई की वजह से मुझे कुरामा को खोना पड़ा। इसीलिए मैंने ये डोजुत्सु अपने लिए मांगा। फिलहाल मुझे इसकी पावर के बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि मुझे किसी भी हाल में इस डोजुत्सु को जगाना ही होगा। और यहाँ तक कि मेरी वाइफ के पास भी एक डोजुत्सु है, ब्याकुगन। तभी गोकू वहाँ आ जाता है और एक्साइटेड होकर बोलता है, सच में? मतलब हिनाटा के पास भी डोजुत्सु है? तो ये डोजुत्सु करता क्या है? नारुतो शांति से बोलता है, ये चीजों के आर पार देख सकता है। गोकू घबराकर तुरंत बोलता है, ये डोजुत्सु अभी तो एक्टिव नहीं है ना? ये सुनते ही सब हंस पड़ते हैं। हिनाटा भी हल्की सी शर्म के साथ नजरें झुका लेती है। वेजिटा एक कदम आगे बढ़ता है
और बोलता है तो अब ट्रेनिंग के लिए तैयार होना। नारुतो आंखों में चमक के साथ बोलता है तो फाइनली तुम मुझे ट्रेन करोगे, लेकिन हम ट्रेनिंग कहाँ करेंगे? वेजिटा धीरे से बोलता है टाइम चेम्बर में। नारुतो हैरानी से पूछता है लेकिन वहाँ क्यों? वेजिटा गंभीर आवाज में बोलता है क्योंकि वहाँ 1 साल बाहर के 1 दिन के बराबर होता है और हम 15 दिन में ही 15 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट कर पाएंगे। नारुतो हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाता है। फिर नारुतो एक पल रुककर पूछता है लेकिन अगर मैं अंदर 15 साल ट्रेनिंग करूंगा तो मेरा एज बहुत बढ़ जाएगा ना? वेजिटा एटीट्यूड के साथ मुस्कुराता है और बोलता है नहीं, ये मत भूलो कि अभी तुमने जो शरीर पाया है वो एक सेयन का शरीर है और हमारी उम्र बहुत धीरे बढ़ती है। कम से कम तुम 80 साल तक तो यंग ही रहोगे। तभी गोकू पास आता है और बोलता है वेजिटा मैं भी साथ चलूंगा। यहाँ रुका तो चीची फिर से मुझे खेत पर भेज देगी। वेजिटा हल्की सी स्माइल के साथ बोलता है अच्छा हुआ, अब मेरा भी हाथ की खुजली मिट जाएगा। गोकू हंसते हुए बोलता है वो तो वक्त ही बताएगा। तीनों ट्रेनिंग के लिए निकलने ही वाले होते हैं। तभी नारुतो पीछे मुड़कर देखता है। हिनाता थोड़ी दूरी पर नजरें नीचे करके खड़ी होती है। चेहरा उदास होता है और होंठ हल्के से कांप रहे होते हैं जैसे वो रोने वाली हो। नारुतो का दिल पिघल जाता है। वो तुरंत हिनाटा के पास जाता है और अपना दोनों हाथ उसके कंधे पर रखता है और सॉफ्ट लेकिन कॉन्फिडेंट आवाज में बोलता है चिंता मत करो हिनाटा, मैं जल्दी ही वापस लौटूंगा और इस बार जब हम घर लौटेंगे तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं वादा करता हूँ, यकीन करो। इतना कहकर नारुतो उसे कसकर अपनी बाहों में ले लेता है एक टाइट और प्रोटेक्टिव हग के साथ। हिनाटा आसपास सबको देखकर हल्का सा ब्लश करती है लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें भर आती हैं। वो अपना चेहरा नारुतो के सीने में छुपा लेती है ताकि कोई उसके आंसू न देख सके। हिनाटा कांपती हुई लेकिन प्यार भरी आवाज में बोलती है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी नारुतो, हमेशा की तरह। नारुतो उसके सिर पर हाथ फेरता है और उसे और जोर से अपने सीने से लगा लेता है। कुछ सेकंड तक साइलेंस रहता है, सिर्फ दिलों की धड़कनें सुनाई देती हैं। दूर खड़ा गोकू हल्की मुस्कान के साथ सिर खुजाते हुए बोलता है गाइस हमें देर हो रही है। वेजिटा कुछ नहीं बोलता, वो बस अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेता है। बुल्मा हल्की सी मुस्कान देती है। तभी नारुतो धीरे से हिनाटा को अपनी बाहों से अलग करता है और बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ जाता है। बुल्मा धीरे से हिनाटा के कंधे पर हाथ रखती है और बोलती है चिंता मत करो हिनाटा, ये तीनों बेवकूफ साथ हैं तो इन्हें कुछ नहीं होगा। मैंने तीनों का खाना पीना भी तैयार कर दिया है ताकि तीनों अंदर भूखे न रहें। तीनों टाइम चेम्बर के अंदर ट्रेनिंग करने चले जाते हैं। तभी सीन अचानक शिफ्ट होता है। अब हम कवाकी को देखते हैं जो उजुमाकी हाउस के अंदर अकेला बैठा होता है। जो लोग बोरुटो देख चुके हैं वो जानते हैं कि एडा की ओमनिपोटेंस एबिलिटी की वजह से अब रियलिटी बदल चुकी है। इस बदली हुई रियलिटी में पूरी दुनिया कवाकी को ही नारुतो का बेटा मानती है और इसी वजह से कवाकी अब नारुतो के घर में रह रहा होता है। कवाकी चुपचाप बैठा नारुतो के बारे में सोच रहा होता है। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई देती है। वो अपनी आंखें बंद करता है और अपना कोकुगन एक्टिवेट करता है। अगले ही पल वो अपनी डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो जाता है। ये वही डायमेंशन होती है जहाँ नारुतो और हिनाटा को सील करके रखा गया था। कवाकी अक्सर यहाँ आता था। हर बार वो दोनों को वैसे ही देखता था, हवा में जमे हुए, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले थे। लेकिन इस बार जैसे ही कवाकी वहाँ पहुँचता है उसका दिल एक पल के लिए रुक जाता है। नारुतो वहाँ नहीं होता और हिनाटा भी वहाँ नहीं होती। पूरी डायमेंशन खाली होती है। कवाकी की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, उसकी सांस तेज हो जाती है। वो घबराई हुई आवाज में बोलता है ये कैसे मुमकिन है, मेरे अलावा यहाँ कोई आ या जा नहीं सकता। तो फिर वो दोनों आखिर गए कहाँ? फिर और एक 15 दिन का टाइम स्किप दिखाई देता है। लेकिन उसी समय टाइम चेम्बर के अंदर 15 साल बीत चुके होते हैं। अब हम टाइम चेम्बर के अंदर देखते हैं जहाँ वेजिटा अपने सुपर साइयन ब्लू फॉर्म में खड़ा होता है। उसकी ऑरा भारी होती है, पूरी जगह दबाव से कांप रही होती है। थोड़ी दूरी पर गोकू शांत बैठा होता है, आंखें बंद, गहरी मेडिटेशन में, और सामने एक ऐसी प्रेजेंस खड़ी होती है जो पहले जैसी नहीं रही होती। हम उस आदमी को देखते हैं, ये नारुतो होता है। उसका पूरा शरीर केसीएम चक्रा से कांप रहा होता है, लेकिन ये कोई आम केसीएम मोड नहीं होता। इस बार उसका केसीएम मोड कहा जाए तो बारियन मोड के बराबर होता है, क्योंकि उस वक्त नारुतो के अंदर हाफ कुरामा था और अब उसके अंदर पूरा कुरामा वापस आ चुका होता है शेनरन की वजह से। नारुतो की आंखें धीरे धीरे चमकने लगती हैं। उन आंखों में सेज मोड का परफेक्ट बैलेंस भी होता है और कुरामा की फेरोसिटी भी। दोनों की एनर्जी मिलकर उसकी आंखों में एक क्रॉस शेप पैटर्न बना देती है। ये कोई नॉर्मल एवोल्यूशन नहीं होती। टाइम चेम्बर के अंदर अचानक दबाव कई गुना बढ़ जाता है, हवा भारी हो जाती है। गोकू अपनी मेडिटेशन से आंखें खोलता है, वो खड़ा हो जाता है। नारुतो दोनों के सामने आकर हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, वेजिटा और गोकू, तुम दोनों का शुक्रिया। तुम दोनों की वजह से मैं अपनी असली पावर को कंट्रोल कर पाया। इतना कहते ही नारुतो की चक्रा और भी ज्यादा हो जाती है। अगले ही पल नारुतो अपनी आंखें बंद करता है और फिर वो सुपर साइयन 2 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोल्डन लाइटनिंग उसके शरीर के चारों तरफ बिजली की तरह दौड़ने लगती है। नारुतो दोबारा अपनी आंखें खोलता है। उसकी एक आंख का रंग गहरे समुद्र जैसा नीला होता है और उस आंख के भीतर इन्फिनिटी सिंबल का पैटर्न साफ दिखाई देता है। यही उसका डोजुत्सु होता है, शिंकाइगन। वो आंख जो उसे शेनरॉन से मिली थी। वेजिटा और गोकू दोनों हल्की मुस्कान देते हैं, जैसे उन्हें अपने स्टूडेंट पर गर्व हो।
टाइम चैम्बर के अंदर नारुतो केसीएम मोड में खड़ा होता है, जहाँ उसके चारों ओर बहती हुई सुनहरी चक्रा न सिर्फ हवा को भारी बना रही होती है, बल्कि उसी चक्रा के भीतर सुपर सायन रेज भी पूरी तरह स्थिर होकर उसकी ऊर्जा का हिस्सा बन चुकी होती है। और इसी के साथ उसकी एक आंख में शिंकाइगन शांत लेकिन बेहद गहराई के साथ एक्टिवेट दिखाई देता है, जैसे तीनों ताकतें अब अलग अलग नहीं बल्कि एक ही शरीर में पूरी तरह संतुलन के साथ मौजूद हों। तीनों ताकतें एक साथ एक ही शरीर में पूरी तरह उसके नियंत्रण में। पूरा टाइम चैम्बर उसकी मौजूदगी को महसूस कर रहा होता है, जहाँ कोई आवाज नहीं है, लेकिन दबाव इतना गहरा है कि गोकू और वेजिटा भी बिना बोले उसकी ताकत को समझने लगते हैं। वेजिटा नारुतो को ध्यान से देखता है, उसकी आंखों में साफ तौर पर तुलना झलकती है और फिर वो धीमी लेकिन ठहरी हुई आवाज में कहता है कि इतनी ताकत हासिल करने के बाद भी अगर कोई उसे पूरी तरह काबू में रख पा रहा है तो ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। गोकू शांति से आगे बढ़ते हुए कहता है कि अब नारुतो की ताकत सिर्फ तेज या खतरनाक नहीं लगती, बल्कि उसमें वो बैलेंस दिखाई दे रहा है जो असली लड़ाइयों में फर्क पैदा करता है। और अगर वो चाहे तो यहाँ रुककर अपनी ट्रेनिंग को और आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि इस जगह की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ बिताया गया हर लंबा वक्त बाहर की दुनिया में बहुत कम असर डालता है। नारुतो एक कदम आगे आता है, उसकी आवाज में न कोई लालच होता है और न ही घमंड, और वो साफ शब्दों में कहता है कि उसे और पावर नहीं चाहिए, क्योंकि उसके लिए ये ताकत पहले से ही काफी है। और अब उसका मन सिर्फ अपने घर लौटने की तरफ जा रहा है, क्योंकि उसे नहीं पता कि वहाँ इस वक्त हालात कैसे होंगे। उसके ये कहते ही कुछ पल के लिए पूरा टाइम चैम्बर खामोश हो जाता है, जैसे हर चीज ने एक साथ सांस रोक ली हो। वेजिटा हल्की सांस छोड़ता है, नारुतो की तरफ देखता है और बिल्कुल कैजुअल लेकिन चुभती हुई टोन में बोलता है, वैसे भी अब यहाँ ज्यादा रुकना ठीक नहीं है। इतनी बेचैनी देखकर तो यही लगता है कि तुम्हें अपनी वाइफ की याद आ रही है ना? ये सुनते ही नारुतो थोड़ा चौंक जाता है, उसके गाल हल्के से लाल पड़ जाते हैं और वो घबराकर तुरंत बोल उठता है, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। गोकू ये सब देखकर अपनी मुस्कान रोक नहीं पाता और कहता है कि चलो अब बाहर ही चलते हैं। नारुतो अपना केसीएम मोड डीएक्टिवेट कर देता है और उसके चारों ओर बह रही सुनहरी चक्रा धीरे धीरे शांत हो जाती है। तीनों टाइम चैम्बर से बाहर निकलते हैं और जैसे ही दरवाजा खुलता है, हिनाता की नजर सीधे नारुतो पर पड़ती है, जिसके बाद वो बिना कुछ बोले आगे बढ़ती है और नारुतो को कसकर गले लगा लेती है। नारुतो भी कुछ नहीं बोलता, वो बस एक पल के लिए आंखें बंद कर लेता है और उस पल उसके चेहरे पर ऐसा सुकून दिखाई देता है जैसे सारी लड़ाइयाँ, सारी ट्रेनिंग और सारी थकान उसी एक पल में खत्म हो गई हो। थोड़ी दूरी पर खड़ी बुल्मा ये सब देखती है और वेजिटा की तरफ देखकर हल्की मुस्कान देती है, जबकि गोकू इधर उधर नजर घुमाकर ये कह देता है कि उसे अब चीची के पास लौटना चाहिए। बुल्मा हंसते हुए जवाब देती है कि पहले खाना तो खा लो, उसके बाद जहाँ जाना है चले जाना। कुछ देर बाद सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और गोकू हमेशा की तरह खाने में सबसे ज्यादा खुश दिखाई देता है। खाना खत्म होने के बाद बुल्मा नारुतो की तरफ देखकर पूछती है कि अब वो वापस जाएगा कैसे, और फिर ये भी जोड़ती है कि इस बार शेनरॉन से विश मांगने का कोई रास्ता भी नहीं है। नारुतो बिना कुछ बोले शांति से आगे बढ़ता है, उसकी आंखों में कोई घबराहट नहीं होती और चेहरा पूरी तरह शांत रहता है। तभी उसके सामने स्पेस खुद ब खुद मुड़ने लगती है और धीरे धीरे एक पोर्टल बन जाता है। नारुतो रुकता है, हल्की मुस्कान के साथ पीछे मुड़ता है और उसी पल उसकी आंख में शिंकाइगन की गहराई साफ दिखाई देती है, जिसके बाद वो शांत आवाज में बताता है कि उसकी शिंकाइगन की एक एबिलिटी डायमेंशन ट्रैवल है, जिसकी मदद से वो किसी भी डायमेंशन या टाइमलाइन में जा सकता है। हिनाता एक कदम आगे बढ़कर सबकी तरफ देखती है और दिल से धन्यवाद कहती है कि अगर ये सब लोग साथ न होते तो वो यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाते। गोकू और बुल्मा हल्की मुस्कान देते हैं, जबकि वेजिटा कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसकी आंखें साफ बता देती हैं कि वो सच में खुश था। फिर हिनाता नारुतो के पास आती है और धीरे से नारुतो का हाथ पकड़ लेती है। नारुतो उसकी तरफ देखकर हल्की मुस्कान देता है और बुल्मा ये कहते हुए विदा देती है कि अगर पोर्टल से जा सकते हो तो फिर से जरूर आना। नारुतो गोकू और वेजिटा की तरफ देखता है, दोनों सिर हिलाकर उसे विदा देते हैं और फिर नारुतो और हिनाता एक दूसरे की तरफ देखकर साथ साथ पोर्टल के अंदर चले जाते हैं, जिसके साथ ही ड्रैगन बॉल यूनिवर्स से जुड़ा हुआ वो पोर्टल भी धीरे धीरे बंद हो जाता है। जैसे ही पोर्टल पूरी तरह बंद होता है, उसी पल सीन बदल जाता है और अब हम कोनोहा के आउटस्कर्ट्स को देखते हैं, जहां चारों तरफ तबाही के निशान साफ दिखाई दे रहे होते हैं, क्योंकि गांव पर अभी अभी एक भयानक हमला हुआ होता है और इसी वजह से हिमावारी, चोचो और इनोजिन जंग के मैदान में मौजूद होते हैं। तीनों इस वक्त ममूशी नाम के एक खतरनाक दुश्मन से लड़ रहे होते हैं, जो कोई साधारण विलन नहीं बल्कि 10 टेल्स के एक हिस्से से पैदा हुआ एक गॉड ट्री होता है और जिसकी नजर अब सीधे कोनोहा पर टिकी होती है।
इसी कारण उसने अपने सैकड़ों क्लोन्स गांव की तरफ भेज दिए होते हैं। हिमावारी अकेले ही 3 ममूशी क्लोन्स के सामने खड़ी होती है और उसके शरीर के चारों ओर कुरामा का चक्रा साफ तौर पर फैल रहा होता है, क्योंकि कुरामा उसके अंदर बेबी फॉर्म में रीबॉर्न हो चुका होता है। यहीं बहुत से लोगों के मन में एक सवाल उठ सकता है कि अगर नारुतो के अंदर कुरामा मौजूद है तो फिर कुरामा हिमावारी के अंदर कैसे आ सकता है? और इसका जवाब ये है कि असल में कुरामा का चक्रा हिमावारी के अंदर पहले से ही मौजूद था, जो समय के साथ साथ वहीं से रिबॉर्न हुआ। लेकिन ये कुरामा ओरिजिनल नहीं बल्कि उसका रिबॉर्न फॉर्म था। नारुतो के अंदर जो कुरामा मौजूद है वो शेनरॉन की विश से रिवाइव हुआ ओरिजिनल कुरामा है। ठीक उसी तरह जैसे कभी इंड्रा और अशूरा का चक्रा पहले मदारा और हशीरामा में दिखाई दिया था और बाद में नारुतो और सस्के तक आगे बढ़ा। इसी कुरामा चक्रा की वजह से हिमावारी अकेले ममूशी के क्लोन्स का सामना कर पा रही होती है। लेकिन तभी अचानक सारे ममूशी क्लोन्स एक साथ हमला कर देते हैं और पूरा इलाका चक्रा के टकराव से कांप उठता है। जमीन हिलने लगती है और चारों तरफ धूल और ऊर्जा फैल जाती है। दूर से शिकादाई और चोचो चिल्लाते हैं, हिमावारी संभल कर। हिमावारी एक पल के लिए आंखें बंद कर लेती है और उसी पल एक जोरदार धमाका पूरे मैदान में गूंज उठता है। जब धुआं धीरे धीरे हटता है तो हम देखते हैं कि सारे ममूशी क्लोन्स जमीन पर गिरे पड़े होते हैं और उनके बीच खड़ा होता है नारुतो। नारुतो अपने केसीएम फॉर्म में होता है। उसके शरीर के चारों ओर सुनहरी चक्रा की लहरें बह रही होती हैं और जैसे ही वो खड़ा होता है पूरा युद्ध का मैदान अचानक शांत हो जाता है। हिमावारी आंखें खोलती है और सामने अपने पिता को खड़ा देखकर एक पल के लिए सन्न रह जाती है। लेकिन तभी उसकी नजर दूसरी तरफ जाती है जहां नारुतो के ठीक पीछे हिनाता खड़ी होती है और उसका हाथ नारुतो के कंधे पर टिका होता है। एक पल के लिए पूरा जंग का मैदान बिल्कुल शांत हो जाता है और हिमावारी के साथ साथ वहाँ मौजूद हर कोई स्तब्ध रह जाता है। शिकादाई, चोचो और इनोजिन एक साथ बोल उठते हैं, लॉर्ड सेवेंथ। हिमावारी अपने माता पिता को अपने सामने देखकर कांप जाती है और भर्राई हुई आवाज में चिल्लाती है, डैडी, मॉम। फिर वो दौड़ते हुए नारुतो और हिनाटा की तरफ जाती है, दोनों को कसकर गले लगा लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। रोते हुए वो बस इतना कह पाती है, मुझे पता था आप लोग जिंदा हैं। नारुतो हल्की मुस्कान के साथ उसके सिर पर हाथ फेरता है और हिनाता उसे अपनी बाहों में भर लेती है। तभी नारुतो धीमी आवाज में बोलता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है और गांव पर ऐसा हमला क्यों हो रहा है। और उसी पल उसके मन में कई सवाल एक साथ उठने लगते हैं। उसकी नजर बैटलफील्ड पर घूमती है और तभी उसका शरीर एक पल के लिए सख्त हो जाता है। नारुतो हिमावारी की तरफ देखता है और उसके अंदर से निकलती हुई चक्रा उसे साफ महसूस होती है। कुरामा की चक्रा? नारुतो समझ नहीं पा रहा था कुरामा की चक्रा यहाँ कैसे हो सकती है। नारुतो की आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वो पूरी तरह शॉक में चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है बोरुतो की तरफ। बोरुतो गांव से थोड़ी दूरी पर खड़ा होता है। उसके पैरों के नीचे ममूशी के 5 क्लोन्स जमीन पर गिरे होते हैं। लड़ाई खत्म हो चुकी होती है लेकिन हवा में चक्रा की गर्मी अब भी साफ महसूस हो रही होती है। बोरुतो गहरी सांस लेता है। उसका कारमा अभी भी एक्टिव होता है। तभी उसका शरीर एक पल के लिए सख्त हो जाता है। उसके इनर माइंड में एक ठंडी आवाज गूंजती है, तो आखिरकार वो लौट आया। बोरुतो तुरंत पहचान लेता है कि ये आवाज मोमोशिकी की है। वो हैरानी से पूछता है, तुम किसकी बात कर रहे हो? मोमोशिकी हंसते हुए जवाब देता है, क्या तुम्हें महसूस नहीं हुआ? कितनी शर्म की बात है। बोरुतो एक पल के लिए रुक जाता है और बिना कुछ कहे आंखें बंद कर लेता है। वो आसपास के एरिया को सेंस करने लगता है लेकिन अचानक एक जगह पर आकर पूरी तरह ठहर जाता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और सांस हल्की सी अटक जाती है। वो हकलाती हुई आवाज में बोलता है, क्या ये डैड है? उसी पल मोमोशिकी उसे देखते हुए हल्की सी कोल्ड स्माइल करता है। बोरुतो तुरंत खुद को संभालता है और सिर हिलाकर बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ सेकंड तक वो वहीं खड़ा रहता है जैसे दिमाग और दिल आपस में लड़ रहे हों। फिर वो पक्के फैसले के साथ बोलता है, अगर ये सच है तो मैं खुद जाकर देखूंगा। अगले ही पल बिना एक सेकंड गवाए वो फ्लाइंग राइजन एक्टिवेट करता है और सीधा कोनोहा में पहुंच जाता है। वहां उसकी नजर थोड़ी दूरी पर खड़े नारुतो और हिनाटा पर पड़ती है और वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। फिर वो अपने बगल में खड़े कावाकी को देखता है जिसके चेहरे से साफ पता चल रहा होता है कि वो कितना घबराया और उलझन में है, क्योंकि वो भी समझ नहीं पा रहा होता कि नारुतो यहाँ कैसे लौट आया। बोरुतो भारी आवाज में कावाकी से पूछता है, क्या ये तुम्हारा किया हुआ है? कावाकी कुछ बोल नहीं पाता, बस घबराया हुआ खड़ा रहता है। उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे होते। हिमावारी नारुतो के पास खड़ी होती है। अब बोरुतो पास आता है और नारुतो और हिनाटा के सामने आकर खड़ा हो जाता है। नारुतो कुछ समझ पाता उससे पहले ही बोरुतो जोर से दोनों को गले लगा लेता है और उसकी आंखों से आंसू जमीन पर गिरने लगते हैं। रोते हुए बोरुतो कहता है, मुझे पता था आप लोग एक न एक दिन जरूर लौटेंगे। 3 सालों से दबा हुआ उसका पुराना दर्द बाहर आने लगता है। उसका अकेलापन और बेबसी
उसकी आवाज में साफ झलकती है। वो आगे कहता है, मैं इतने दिनों से बस इसी उम्मीद में जिंदा था कि आप एक दिन वापस आएंगे। नारुतो हल्की दर्द भरी मुस्कान देता है और बोलता है, काफी बड़े हो गए हो। हिनाता उसे शांत करते हुए कहती है, हमें पता था बेटा, तुम कभी हार नहीं मानोगे। उस पल पूरा उजुमाकी परिवार फिर से एक साथ खड़ा होता है। थोड़ी दूरी पर कवाकी ये सब चुपचाप देख रहा होता है और उसके दिल में शर्मिंदगी और डर एक साथ उभरने लगते हैं। उसके हाथ हल्के हल्के कांपने लगते हैं और वो समझ नहीं पाता कि अब नारुतो के सामने किस मुंह से जाए। उसी पल अचानक नारुतो उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसकी 2 उंगलियां अपने माथे पर रखी होती हैं। ये गोकू का इंस्टेंट ट्रांसमिशन होता है। कवाकी चौंक कर 2 कदम पीछे हट जाता है। नारुतो उसे ठंडी नजर से देखता है और उसके अंदर की शक्ति कवाकी को साफ महसूस हो रही होती है। उसकी मुट्ठियां और ज्यादा कस जाती हैं। नजरें अब भी जमीन से नहीं उठ पाती। कांपती हुई लेकिन दबाई हुई आवाज में वो बोलता है, मैं बस आपको सही सलामत देखना चाहता था लॉर्ड सेवेंथ। उसके शब्दों में सफाई नहीं होती, सिर्फ पछतावा और डर होता है। इस बात का डर कि सामने खड़ा इंसान अब उसे किस नजर से देख रहा है। कुछ पल के लिए पूरा माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है। कोई कुछ नहीं बोलता। नारुतो शांत लेकिन भारी आवाज में बोलता है, सच बोलूं तो मुझे पहली बार तुम पर गुस्सा आ रहा है। नारुतो आगे बोलता है, आखिर तुम इतना बड़ा और ना समझ वाला फैसला कैसे कर सकते हो? तुम मेरे लिए बोरुटो को मारने चले गए, तुम्हारा खुद का भाई को। नारुतो गहरी आवाज में बोलता है, अगर तुम अब तक बोरुटो को मार चुके होते तो कवाकी, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाता। वो आगे शांत लेकिन भारी शब्दों में कहता है, अब जरा गांव को देखो, क्योंकि ये तबाही तुम्हारी उसी गलती की कीमत है। नारुतो की आवाज शांत रहती है लेकिन उसके हर शब्द में ऐसा वजन होता है कि पूरा माहौल दब सा जाता है। कावाकी सिर झुका लेता है और बहुत धीमी आवाज में बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए लॉर्ड सेवेंथ। उस वक्त मुझे यही सही लगा। कुछ पलों के लिए चारों तरफ पूरी तरह खामोशी छा जाती है। फिर नारुतो के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है, जैसे उसने कोई फैसला कर लिया हो। नारुतो बोलता है, लेकिन ये भी सच है कि तुमने ये सब हमारे लिए किया, लोगों की रक्षा के लिए और इस गांव के लिए। इसके बाद नारुतो का लहजा थोड़ा सख्त हो जाता है और वो साफ शब्दों में कहता है, लेकिन याद रखना कवाकी, अगली बार ऐसी गलती को माफी नहीं मिलेगी। इतना कहकर नारुतो हल्की सी हंसी देता है, एक कदम आगे बढ़ता है और कवाकी को गले लगा लेता है। वो बहुत धीमी आवाज में कहता है, और ये मत भूलना तुम भी मेरे एक बेटे हो। ये सुनते ही कवाकी की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूमती रहती है कि इतनी बड़ी गलती के बावजूद नारुतो ने उसे हंसते हुए माफ कर दिया। उसी पल कवाकी के दिल में नारुतो के लिए सम्मान और भी गहरा हो जाता है। तभी पीछे से एक गंभीर आवाज आती है, नारुतो तुम इतने दिनों से आखिर थे कहाँ? ये आवाज शिकामारू की होती है। नारुतो मुड़कर देखता है और सामने शिकामारू को गंभीर चेहरे के साथ खड़ा पाता है। शिकामारू की आंखों में राहत भी होती है और सवाल भी। शिकामारू आगे बोलता है, पूरे गांव ने तुम्हें मरा हुआ मान लिया था, तुम इतने दिनों से कहाँ थे? नारुतो बोलता है, बहुत लंबी कहानी है शिकामारू। वो आगे कहता है, लेकिन मुझे पहले ये जानना है गांव में ये सब क्या चल रहा है और सस्के इस वक्त यहाँ क्यों नहीं है? तभी बोरुटो आगे आता है और नारुतो की तरफ देखते हुए बोलना शुरू करता है। बोरुटो भारी आवाज में बोलता है, डैड आपके गांव से जाने के बाद सब कुछ बदल गया। वो आगे बताता है, एडा की ओमनीपोटेंस एबिलिटी की वजह से पूरी रियलिटी पलट गई। पूरी दुनिया मुझे आपका हत्यारा समझने लगा और कवाकी को आपका बेटा मान लिया गया। मास्टर सस्के ने सच समझ लिया था, इसीलिए उन्होंने मेरा साथ दिया। लेकिन बोरुटो की आवाज थोड़ी भारी हो जाती है जब वो कहता है, लेकिन बाद में वो भी ओत्सुत्सुकी का शिकार हो गए। वो बताता है, अब वो एक गॉड ट्री में बदल चुके हैं। उसके बाद 10 टेल्स से पैदा हुए नए ओत्सुत्सुकी सामने आए। वो समझाते हुए बोलता है, ममुशी उन्हीं में से एक है और उनका लीडर जूरा है, जो अभी नीचे जमीन पर गिरे हुए हैं। ये सब उसका क्लोन थे। नारुतो कुछ पलों तक बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। बोरुटो की बातों के बाद उसका चेहरा सख्त हो जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं होता, बल्कि एक ठंडी और गहरी गंभीरता उतर आती है। नारुतो धीरे से अपनी मुट्ठी भींचता है। उसके आसपास की हवा भारी होने लगती है। नारुतो गहरी आवाज में बोलता है, तो मेरे जाने के बाद यहाँ इतना सब कुछ हो गया है। ये सुनकर शिकामारू गहरी सांस लेता है। वो कुछ पल बिल्कुल चुप रहता है, फिर बहुत धीमी लेकिन साफ आवाज में बोलता है, तो मेरा शक गलत नहीं था। उसी पल सीन बदल जाता है। अब हम कोनोहा के अंदर एक हिडन प्लेस देखते हैं। वहाँ जूरा खड़ा होता है। वो अचानक रुक जाता है। उसकी आंखें सख्त हो जाती हैं। जूरा आसपास फैलते चक्रा को ध्यान से महसूस करता है। वो गहरी आवाज में बोलता है, 9 टेल्स का चक्रा। वो एक पल के लिए रुकता है, फिर दोबारा सेंसिंग करता है और तभी उसे फर्क साफ समझ में आ जाता है। जूरा शांत लेकिन निश्चित स्वर में बोलता है, ये एक नहीं है, 2 अलग 9 टेल्स चक्रा सिग्नेचर्स हैं। वो आगे साफ शब्दों में कहता है, एक तो उस लड़की से आ रहा है जो पहले से इस दुनिया में मौजूद था, और दूसरा अचानक प्रकट हुआ है, बहुत भारी, बहुत स्थिर। जूरा के होंठों पर हल्की सी ठंडी मुस्कान आ जाती है। वो धीमी आवाज में बोलता है, कहीं ये चक्रा नारुतो उजुमाकी का तो नहीं? फिर जूरा आखिरी बात कहता है, तो आखिरकार वो लौट आया। नारुतो उजुमाकी, हम बहुत जल्द मिलेंगे। हम देखते हैं कि नारुतो ने अपनी मुट्ठी जोर से भींच रखी होती है।
वो चुपचाप गांव की तरफ देख रहा होता है। मामूशी के क्लोन्स की वजह से कोनोहा में भारी तबाही मची होती है। कई इमारतें टूट चुकी होती हैं। हर तरफ बेचैनी और खामोशी फैली होती है। नारुतो की आंखों में दर्द साफ दिखाई देता है। वो शिकामारू की तरफ मुड़ता है और गंभीर आवाज में बोलता है, शिकामारू, मैं चाहता तो हूँ कि गांव को अभी ठीक करूं, इसकी हालत संभालूं। नारुतो एक पल रुकता है, फिर वो आगे बोलता है, लेकिन अब मेरे पास वक्त नहीं बचा है। उसकी आवाज और भारी हो जाती है, इसीलिए अब मैं कोनोहा को तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूँ। अब गांव की जिम्मेदारी तुम्हें ही संभालनी होगी। शिकामारू नारुतो की आंखों में देखता है। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं होता, बस समझ और जिम्मेदारी होती है। शिकामारू धीमी लेकिन सख्त आवाज में बोलता है, पर नारुतो, अब तुम क्या करने वाले हो? फिर नारुतो बोरुटो की तरफ देखता है और बोलता है, मुझे सास्के के पास ले चलो। बोरुटो सिर हिलाता है और बोलता है, डैड अपना हाथ दीजिए। नारुतो थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। बोरुटो उसी पल फ्लाइंग रेजिन एक्टिव करता है। अगले ही पल दोनों सीधे सस्के के गॉड ट्री के सामने खड़े होते हैं। नारुतो अचानक बदली हुई जगह को देखकर हैरान रह जाता है। नारुतो गहरी आवाज में बोलता है, क्या ये फ्लाइंग रेजिन है? पर तुमने ये कब सीखा? बोरुटो कुछ भी नहीं बोलता, वो बस नारुतो की तरफ देखकर हल्की मुस्कान दे देता है। नारुतो की नजर सामने खड़े गॉड ट्री पर जाती है। नारुतो गॉड ट्री की तरफ देखते ही एक पल के लिए रुक जाता है। नारुतो की आंखें नम हो जाती हैं और वो बहुत धीमी आवाज में बोलता है, सास्के। फिर नारुतो अचानक आगे बढ़ता है। वो गॉड ट्री की तरफ अपनी पूरी ताकत से मुक्का मारने ही वाला होता है। उसी पल बोरुटो झट से उसका हाथ पकड़ लेता है। बोरुटो भारी आवाज में बोलता है, डैड रुकिए। नारुतो चौंक कर बोरुटो की तरफ देखता है। बोरुटो गंभीर स्वर में आगे बोलता है, अगर आपने इसे तोड़ा तो मास्टर बच नहीं पाएंगे। ये सुनते ही नारुतो का हाथ वहीं रुक जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा और बेबसी एक साथ उतर आती है। नारुतो अब थोड़ा टेंशन में आ जाता है। उसकी आंखें बोरुटो की तरफ उठती हैं और वो भारी स्वर में पूछता है, तो फिर बोरुटो, हम सस्के को कैसे फ्री करेंगे? बोरुटो कुछ पल बिल्कुल शांत रहता है। उसकी उंगलियां हल्की सी कांपती हैं, जैसे वो दर्द और जिम्मेदारी का बोझ फिर से उठा रहा हो। फिर वो गहरी सांस लेकर बोलता है, डैड, हमें हिदारी का थ्रोन सोल बल्ब चाहिए होगा, तभी हम मास्टर सस्के को आजाद कर पाएंगे। नारुतो की भौहें सिकुड़ जाती हैं। वो भारी आवाज में पूछता है, ये हिदारी कौन है और हमें थॉर्न सोल बल्ब कैसे मिलेगा? बोरुटो नजरें उठाकर नारुतो को देखता है। उसकी आवाज पहले से ज्यादा गंभीर हो जाती है। डैड, आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि 10 टेल्स से पैदा हुए ह्यूमनॉइड गॉड ट्री भी हैं। उनमें से एक था हिदारी। कोड नाम के एक शिंजू ने 10 टेल्स को क्लॉग्राइम्स में डिवाइड किया था। उन्हीं में से एक क्लॉग्राइम ने मास्टर सस्के को बाइट किया था। उसी के बाद से मास्टर सस्के गॉड ट्री में ट्रांसफॉर्म हो गए थे। नारुतो अब उसकी बात को ध्यान से सुनने लगता है। बोरुटो आगे बोलता है, और उनकी चक्रा से हिदारी पैदा हुआ था। हिदारी बिल्कुल मास्टर सस्के जैसा ही दिखता है, और सिर्फ दिखता ही नहीं, वो उनकी पावर्स भी यूज कर सकता है, जैसे चिडोरी और लाइटनिंग रिलीज भी। बोरुटो एक पल रुकता है, फिर भारी आवाज में बोलता है, डैड, मैं हिदारी से पहले भी लड़ चुका हूँ। मैंने उसे लगभग खत्म भी कर दिया था, लेकिन आखिरी पल में उसका शरीर टूटकर एक थॉर्न सोल बल्ब में बदल गया, और उसी पल जुरा सामने आया और वो उस बल्ब को अपने साथ लेकर चला गया। बोरुटो गहरी सांस लेकर बोलता है, मुझे लगता है अब तक तो उसने हिदारी को फिर से रिवाइव भी कर दिया होगा। बोरुटो नारुतो की आंखों में सीधे देखते हुए बोलता है, मैंने मास्टर सस्के से प्रॉमिस किया था, मैं उन्हें वापस जरूर लाऊंगा, पर मैं कुछ भी नहीं कर पाया। वो एक कदम आगे बढ़ता है। उसकी आवाज में एक नई ताकत उतर आती है, लेकिन अब आप भी यहाँ हैं डैड, हम साथ मिलकर ये कर सकते हैं। नारुतो कुछ पल बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। उसकी आंखें नीचे झुक जाती हैं। जो दोस्त कभी हार नहीं मानता था, आज उसे इस हालत में देखकर नारुतो का दिल टूट रहा होता है। फिर वो सिर उठाता है और अपनी मुट्ठी भींचते हुए गहरी और सख्त आवाज में बोलता है, ये शिंजू गॉड ट्रीज ने हमारे नाक में दम कर रखा है, अब उनका हिसाब जल्द से जल्द करना होगा। नारुतो अपनी मुट्ठी भींचकर बोल ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे से हवा को चीरती हुई एक लेजर बीम आती है और सीधा नारुतो की छाती से आर पार निकल जाती है। नारुतो का शरीर एक पल के लिए डगमगा जाता है। बोरुटो जोर से चिल्लाता है, डैड। वो दौड़कर आगे बढ़ता है, लेकिन नारुतो हाथ उठाकर उसे वहीं रोक देता है। अगले ही पल नारुतो की छाती का घाव भरने लगता है। टूटा हुआ मांस खुद ही जुड़ जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नारुतो धीरे से पीछे मुड़कर देखता है। उसके सामने थोड़ी दूरी पर जुरा खड़ा होता है। उसके साथ और भी 3 शिंजू मौजूद होते हैं, हिदारी, मामुशी और रियू। चारों की मौजूदगी से पूरा इलाका भारी दबाव में आ जाता है। जुरा के चेहरे पर कोई भाव नहीं होता। वो ठंडी आवाज में बोलता है, तो आखिरकार तुम सामने आ ही गए। इतने दिनों तक आखिर कहाँ छुपे हुए थे? नारुतो बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। उसका चेहरा पत्थर जैसा भावहीन होता है। आंखें आधी बंद होती हैं, लेकिन उसमें वो ठंडी आग जल रही होती है जो कभी नहीं बुझती। नारुतो वेजिटा की तरह बर्फ जैसी ठंडी आवाज में बोलता है, तुम जैसे बेहुदा कीड़े इस दुनिया में सांस लेने की हकदारी भी नहीं रखते, इसलिए मुझे आना ही पड़ा, तुम्हें और तुम्हारे जैसे सारे कचरे को हमेशा के लिए मिटाने के लिए। जुरा की आंखें एक पल के लिए सिकुड़ जाती हैं। उसके चेहरे पर पहली बार सच्चा गुस्सा उभर आता है। जो हमेशा काम रहता था, वही अब हल्का सा चीड़ रहा होता है। जुरा ठंडी लेकिन भारी आवाज में बोलता है, इम्प्रेसिव, मेरे खाने में इतना जहर तो होना ही चाहिए।
लेकिन याद रखो उजुमाकी नारुतो, जब मैं तुम्हें खाऊंगा तो सबसे पहले तुम्हारा ईगो निकलूंगा। बोरुतो नारुतो के बोलने के तरीके को देखकर एक पल के लिए सन्न रह जाता है। उसने नारुतो को इतना रूथलेस तरीके से बात करते हुए कभी नहीं देखा था। उसे महसूस हो रहा होता है कि नारुतो की पर्सनैलिटी अब काफी बदल चुकी है। बोरुतो नारुतो की तरफ देखकर बोलता है, डैड इससे सावधान रहना, ये आपकी ताकत को ऑब्जर्व करना चाहता है अपनी शक्ति को और बढ़ाने के लिए, और ये एक बार हिमावारी पर भी हमला कर चुका है। उसकी आवाज में चिंता और सम्मान दोनों होते हैं। नारुतो कोई जवाब नहीं देता, वो बस उसी तरह खड़ा रहता है, बिल्कुल शांत। हवा उसके चारों तरफ थम सी जाती है। उसकी ऑरा धीरे धीरे लीक होने लगती है। सुनहरी लाल चमक जमीन को हल्का सा जलाने लगती है। नारुतो के होठों पर हल्की सी मुस्कान आती है, वो मुस्कान जो मौत का संकेत होती है। फिर बिना एक शब्द बोले नारुतो एक कदम आगे बढ़ता है। जैसे ही उसका पैर जमीन पर पड़ता है, पूरे इलाके में लाल चक्रा फैलने लगता है। तभी रियू अपने आयरन सैंड को आगे बढ़ाता है। गारा की तरह वो सैंड नारुतो पर टूट पड़ती है, लेकिन अगले ही पल नारुतो का केसीएम सुसानु एक्टिवेट हो जाता है। सुनहरी लाल चक्रा की परत आयरन सैंड को पूरी तरह रोक लेती है। सैंड नारुतो तक पहुंच भी नहीं पाती। उसी समय दूसरी तरफ हिदारी फिर से बोरुतो की तरफ बढ़ता है। बोरुतो भी बिना हिचक के अपना कारमा एक्टिवेट कर लेता है और दोनों लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। थोड़ी दूरी पर जुरा खामोशी से सब देख रहा होता है। वो सिर्फ नारुतो के फाइटिंग स्टाइल को ऑब्जर्व कर रहा होता है। तभी ममुशी वुड स्टाइल से नारुतो पर हमला कर देता है। लकड़ी की जड़ें जमीन से फटकर बाहर निकलती हैं। नारुतो उन्हें आसानी से रोक देता है और ठंडी आवाज में बोलता है, तुम जैसे सरकारी नौकरों के साथ समय बर्बाद करना मेरा काम नहीं है, मुझे तुम्हारे लीडर के साथ खेलना है। इतना कहते ही नारुतो एक टेल्ड बीस्ट बॉम्ब बनाना शुरू करता है। वो बॉम्ब को रसीन सिरिखेन की शेप में बदल देता है और उसे एक हाथ में थाम लेता है। फिर उसमें फाइनल फ्लैश की एनर्जी मिक्स करता है। नारुतो गहरी आवाज में बोलता है, प्लेनेटरी रसीन सिरिखेन। जुरा नारुतो की पावर देखकर पहली बार जेन्युइनली इंप्रेस होता है। वो धीमी आवाज में बोलता है, अविश्वसनीय। नारुतो वो अटैक सीधे रियू की तरफ फेंक देता है। रियू आयरन सैंड से डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन सैंड कुछ भी नहीं कर पाती। अटैक इतनी स्पीड से आगे बढ़ता है कि सैंड को चीरता हुआ निकल जाता है। रियू अपना हाथ आगे बढ़ाता है। वो अपने रिनेगन से अटैक को ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है, लेकिन एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि उसका रिनेगन जलने लगता है। अगले ही पल वो घूमता हुआ अटैक रियू से टकराने ही वाला होता है। तभी जुरा बीच में दखल देता है और वो रियू को अपनी तरफ खींच लेता है। नारुतो का अटैक आसमान की तरफ मुड़ जाता है, लेकिन रियू को फिर भी भारी नुकसान हो चुका होता है। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाता है और कांपती आवाज में बोलता है, इसकी ताकत हम सबसे बहुत आगे है। बोरुतो और हिदारी की लड़ाई चल ही रही होती है। तभी दोनों एक साथ रुक जाते हैं। बोरुतो की नजर नारुतो पर टिक जाती है। नारुतो की पावर देखकर वो हैरान रह जाता है। उसके गले में शब्द अटक जाते हैं। वो धीमी आवाज में बोलता है, डैड, पर ये आपने कैसे किया? उसी पल मामुशी नारुतो की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जुरा उसे हाथ उठाकर रोक देता है। जुरा धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगता है। वो शांत आवाज में बोलता है, ये इंसान उड़ नहीं सकता, इसीलिए ऊपर से हमला करना ही समझदारी है। नारुतो जुरा की तरफ देखता है और उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। अगले ही पल नारुतो के पैर जमीन से ऊपर उठने लगते हैं। वो खुद भी हवा में ऊपर उठ जाता है। ये देखकर बोरुतो को एक और झटका लगता है। वो हैरानी से बोलता है, क्या डैड उड़ भी सकते हैं? लेकिन ये कैसे हो सकता है? उसी पल हिदारी बोरुतो का ध्यान भटकने का फायदा उठाते हुए बोरुतो पर अचानक हमला कर देता है, लेकिन बोरुतो फ्लाइंग राइजन का यूज करते हुए उसे डॉज करता है। इधर हवा में खड़ा जुरा थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि वो कभी नहीं सोचा था कि एक मामूली इंसान उड़ भी सकता है। जुरा हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, तो तुम उड़ भी सकते हो? अच्छा हुआ, अब तुम्हारे साथ खेलने में और भी ज्यादा मजा आएगा। नारुतो आसमान में उड़ते हुए एक पल के लिए आंखें बंद करता है। हवा में उसका शरीर स्थिर हो जाता है। उसके चेहरे पर हल्की सी शांत मुस्कान आती है। नारुतो वेजिटा और गोकू को याद करते हुए धीमी लेकिन सच्ची भावना के साथ मन में सोचता है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नहीं होते तो आज मैं यहाँ खड़ा नहीं होता। उसकी आवाज में कोई दिखावा नहीं होता, सिर्फ सम्मान होता है। फिर नारुतो आंखें खोलता है और उसकी नजर वापस जुरा पर टिक जाती है। नारुतो अपना केसीएम मोड एक्टिवेट कर लेता है। सुनहरी लाल चक्रा की लहरें उसके चारों तरफ फैल जाती हैं। जुरा बिल्कुल शांत खड़ा रहते हुए अपना नजर नारुतो पर टिकाए रखा होता है। वो अपनी आंखों के सामने एक बिजुदामा बनाना शुरू करता है। घनी काली एनर्जी हवा में जमा होने लगता है। अगले ही पल जुरा वो बिजुदामा को नारुतो की तरफ छोड़ देता है। हवा चीख उठती है। बिजुदामा तेजी से नारुतो की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन नारुतो अपनी जगह से हिलता तक नहीं है। वो शांति से एक हाथ आगे बढ़ाता है और उस बिजुदामा को अपने हाथ में थाम लेता है। चारों तरफ बिजुदामा के एनर्जी फैल जाता है। फिर नारुतो उसी बिजुदामा के बीच से एक तेज की ब्लास्ट छोड़ता है। वो एनर्जी बिजुदामा को बीच से चीरती हुई आगे बढ़ती है, सीधे जुरा की तरफ। जुरा आखिरी पल में उस अटैक को डॉज कर लेता है। वो हवा में रुक जाता है। उसकी आंखें नारुतो पर टिक जाती हैं। जुरा मन ही मन सोचता है, नामुमकिन, वो मेरे बिजुदामा को एक ही हाथ से रोक लिया। आखिर ये मामूली इंसान के पास इतनी ताकत कैसे हो सकता है? वो थोड़ा स्माइल करता है और सोचता है,
अगर मैं इसे ऑब्जर्व कर लिया तो मेरा ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन इस पर लॉन्ग रेंज अटैक्स बेकार हैं। इसे ताइजुत्सु से ही सामना करना होगा और वही जुरा की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली होती है। नारुतो भी आगे बढ़ता है और जुरा के सामने सीधा हैंड टू हैंड कॉम्बैट के लिए खड़ा हो जाता है। जुरा को अंदाजा नहीं होता कि नारुतो से टाइजुत्सु में भिड़ना ऐसा है जैसे खुद वेजिटा को सीधा हैंड टू हैंड लड़ाई की चुनौती देना। दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं, लेकिन नारुतो की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि जुरा कंफ्यूज होने लगता है। जुरा उसकी मूवमेंट्स को ट्रैक करने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल नारुतो इंस्टेंट ट्रांसमिशन से उसके सामने आ जाता है। जुरा उसे हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी स्पीड नारुतो के सामने बहुत स्लो साबित होती है। नीचे से हिडारी ये सब नोटिस करता है। उसे साफ दिखता है कि जुरा दबाव में है। हिडारी मदद के लिए आगे बढ़ने ही वाला होता है, तभी बोरुतो उसे रोक देता है। बोरुतो ठंडी आवाज में बोलता है, पहले मुझसे तो निपट लो। उसी पल मामुशी अपने 7 क्लोन्स के साथ बोरुतो के सामने आ जाता है। 7 क्लोन्स इसलिए क्योंकि थाला फॉर अ रीजन। हिडारी मौका देखकर जुरा की तरफ बढ़ जाता है। नारुतो एक कदम पीछे हटता है। वो ठंडी आवाज में बोलता है, अच्छा तो अब चमचा भी मदद करेगा। ये सुनते ही हिडारी गुस्से में आ जाता है। वो अपने हाथ में चिडोरी चार्ज करने लगता है। ये देखते ही नारुतो का गुस्सा अब कंट्रोल में नहीं रहता। एक तो उसी एलियन जैसी चीज की वजह से उसका दोस्त उससे छिन गया और अब वही उसके सामने उसके दोस्त का जुत्सु कॉपी कर रहा होता है। ये बात नारुतो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हिडारी चिडोरी के साथ आगे बढ़ता है और जुरा भी अपनी लेजर बीम तैयार कर लेता है। दोनों के अटैक्स तेजी से नारुतो की तरफ बढ़ते हैं। हवा भारी हो जाती है। तभी नारुतो गरजती आवाज में चिल्लाता है, अब बहुत हो गया। उसके चारों तरफ हवा जोर से घूमने लगती है। पेड़ पीछे की तरफ झुकने लगते हैं। जमीन से पत्थरों के टुकड़े ऊपर उठने लगते हैं। उसके शरीर से स्पार्क्स निकलने लगते हैं और तभी एक तेज सुनहरी चमक चारों तरफ फैल जाती है। जुरा और हिडारी दोनों रुक जाते हैं। बोरुतो और मामुशी आसमान की तरफ देखने लगते हैं। बोरुतो की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। आज उसे लगातार इतने शॉक्स मिल रहे होते हैं कि उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता। बोरुतो धीमे से बोलता है, आखिर ये किस तरह की ताकत है? तभी हम नारुतो को देखते हैं। वो सुपर साइयन में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। उसके बाल और कपड़े हवा में लहरा रहे होते हैं, लेकिन उसका केसीएम मोड अब डीएक्टिवेट हो चुका होता है। नारुतो हवा में बिल्कुल स्थिर खड़ा था, जैसे किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी हो। उसके बदन से फूटती वो नीली बिजलियां और चारों तरफ लहराती वो सुनहरी आभा। मंजर ऐसा था मानो आसमान का सीना भारी हो गया हो। हवा भी उसके डर से थम सी गई थी। उसकी आंखों में वो पुराना नारुतो नहीं था, बल्कि एक तबाही थी जो फटने को बेताब थी। हवा में खड़ा जुरा जो खुद को सबसे ताकतवर समझता था, आज पहली बार उसके पसीने छूट रहे थे। उसके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, ये कैसी ताकत है जो उसके सेंसेस खुद रिएक्ट कर रहे हैं। इससे पहले कि जुरा अपना पलक झपक पाता, सन्नाटा टूट गया। नारुतो अपनी जगह से गायब हो गया और अगले ही पल मौत बनकर हिडारी के ठीक सामने खड़ा था। हिडारी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे सोचने का वक्त तो छोड़ो, डरने का मौका भी नहीं मिला। नारुतो के चेहरे पर कोई दया नहीं था। वो पूरी रफ्तार और नफरत के साथ उसका घुटना सीधे हिडारी के पेट में मारा। आवाज ऐसी थी जैसे आसमान में बिजली कड़की हो। हिडारी किसी टूटे हुए उल्का पिंड की तरह नीचे गिरा। वो सीधे सासुके के गॉड ट्री के कदमों में जाकर घिसटता हुआ रुका। चारों तरफ धूल का गुब्बार और जमीन में बना वो गहरा गड्ढा गवाही दे रहा था कि वार कितना जानलेवा था। नारुतो ने आसमान से नीचे देखा, फिर धीरे से अपनी नजरें जुरा की तरफ घुमाई। उसके होंठों पर एक मुस्कान थी, हल्की मगर इतनी खौफनाक कि जुरा का खून जम जाए। वो मुस्कान कह रही थी, तुम्हारी बारी भी आएगी, लेकिन अभी नहीं। जुरा सहम गया, लेकिन नारुतो का शिकार आज कोई और था। अगले ही पल नारुतो नीचे जमीन पर था। उसने हिडारी का सिर ऐसे पकड़ा जैसे वो कोई कचरा हो और उसे हवा में उठा लिया। हिडारी का जिस्म दर्द से ऐंठ रहा था, सांसें उखड़ चुकी थीं, वो बेबस था। नारुतो ने उसकी आंखों में देखा। वो नजरें इतनी ठंडी थीं कि हिडारी की आत्मा कांप उठी। उसने छूटने की कोशिश की, हाथ पैर मारे, लेकिन नारुतो की पकड़ किसी लोहे के शिकंजे से कम नहीं थी। तभी नारुतो की भारी और सर्द आवाज गूंजी, तूने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। तूने मेरे दोस्त का चेहरा चुराया, उसकी नकल की। तेरी औकात तो उसके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। काश वो देख पाता कि मैं तेरा क्या हाल करने वाला हूँ, पर खैर कोई बात नहीं। और इसके साथ ही नारुतो ने पूरी ताकत से हिडारी का सिर नीचे पटका, सीधे सासुके के उस पेड़ की जड़ों में। एक खौफनाक आवाज के साथ हिडारी का सर जमीन में दफन हो गया। वहाँ से कुछ ही दूरी पर तबाही के बीचों बीच बोरुतो खड़ा था। उसके पैरों के नीचे एक नहीं बल्कि 7 मामुशी की लाशें बिछी हुई थीं। बोरुतो ने उन्हें ऐसे कुचला था जैसे वो कोई मामूली कीड़े हों। आखिर हो भी क्यों ना, जब हिडारी जैसा ताकतवर दुश्मन उसके अधूरे रसेंगन उजुहिको के वार से ही ढेर हो गया था, तो ये मामुशी भला हमारे यंग लॉर्ड के सामने कैसे टिकता? बोरुतो की नजरें अपने पिता नारुतो पर टिकी थीं। नारुतो का वो क्रूर और ब्रूटल अंदाज देखकर बोरुतो भी एक पल के लिए सन्न था। उसने अपने पिता का ऐसा रूप शायद ही कभी देखा हो, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून था। वो जानता था कि जुरा अब जो चाहे कर ले, उसका अंत तय है। बोरुतो ये सोच ही रहा था
कि अचानक उसकी आंखों में खौफ तैर गया। जुरा, जो अब तक नारुतो के खौफ से कांप रहा था, उसने एक कायराना चाल चली। नारुतो का ध्यान हिदारी पर था और उसकी पीठ जुरा की तरफ थी। मौका देखते ही जुरा ने एक जानलेवा हमला कर दिया। बोरुतो के गले से एक चीख फूटी, डैड पीछे देखिए। नारुतो की रिफ्लेक्सेस कमाल की थीं। वो पलटने ही वाला था, लेकिन जुरा का हमला बहुत करीब आ चुका था। इससे पहले कि वो हमला नारुतो को छू भी पाता, हवा में एक पीली चमक के साथ फ्लाइंग राइजन एक्टिव हुआ। वक्त के उस एक छोटे से हिस्से में बोरुतो सीधे नारुतो और जुरा के बीच प्रकट हो गया। उसने बिना हिचकिचाए अपना बायां हाथ आगे कर दिया। जुरा का वो भयानक वार सीधे बोरुतो के हाथ को चीरता हुआ निकल गया। हवा में गर्म खून का फव्वारा फूटा। वो लाल गर्म खून की छींटे सीधे पीछे खड़े नारुतो के चेहरे पर जा गिरे। नारुतो का चेहरा पत्थर जैसा हो गया। उसकी आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया। वो बड़ी बड़ी नीली आंखें जो अभी तक अंगारों की तरह दहक रही थीं, अब फटी की फटी रह गईं। गाल पर बहता हुआ उसके बेटे का खून उसे महसूस हो रहा था, लेकिन उसका दिमाग इस सच को मानने से इनकार कर रहा था। मानो उसके अंदर की चेतना, उसकी रूह एक पल के लिए शरीर छोड़कर कहीं गायब हो गई हो। आसपास का शोर, जंग की आवाजें सब गायब हो गईं। बस रह गया तो वो खौफनाक सन्नाटा और नारुतो के चेहरे पर लगा उसके बेटे का खून। बोरुतो के खून की महक अभी भी हवा में ताजा थी और सामने खड़ा जुरा हंस रहा था। वो हंसी जीत की नहीं थी, वो एक मौत का बुलावा थी। वो जानबूझकर नारुतो के जख्मों में नमक छिड़क रहा था, लेकिन नारुतो चिल्लाया नहीं। उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़कर सुई की नोक जैसी हो गईं। उसके चेहरे से इंसानियत का हर भाव मिट गया। वो अब सिर्फ एक पिता नहीं, एक तबाही था। नारुतो कांपती आवाज में बस एक शब्द बोला, बोरुतो। फिर नारुतो ने अपनी नजरें घुमाए सीधे जुरा की आंखों में। उसकी आवाज में अब गुस्सा नहीं था, उसमें एक फैसला था। तुमने मेरे बेटे का खून बहाया है और इसकी कीमत तुम्हें अपनी जान से चुकानी होगी। नारुतो के शरीर से एनर्जी ऐसे फटी जैसे कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो। हवा पागलों की तरह चीखने लगी। जमीन न सिर्फ कांपी बल्कि उसके पैरों के नीचे ढंसने लगी। वहाँ का गुरुत्वाकर्षण इतना भारी हो गया कि सांस लेना मुश्किल हो जाए, मानो उस जगह पर एक तूफान कैद हो गया हो। जुरा की वो घिनौनी हंसी पल भर में गायब हो गई। जुरा ने घबराहट में अपना हाथ चेहरे के सामने कर लिया। उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। और तभी काफी देर से तमाशा देख रहा रियू, जो अब तक जमीन पर बैठा था, आखिरकार हिला। माहौल में आए इस भयानक बदलाव को वो भी नजरअंदाज नहीं कर पाया। वो धीरे से उठ खड़ा हुआ। उसकी नजरें नारुतो पर जमी थीं। वो समझ चुका था कि जुरा अकेले इसको नहीं संभाल पाएगा। खामोशी के साथ जख्मी रियू लड़खड़ाता हुआ कदम बढ़ाते हुए जुरा के बगल में आकर खड़ा हो गया। नारुतो झुका, उसका हाथ जमीन में धंस गया। उसने हिदारी का सिर ऐसे पकड़ा जैसे किसी पुराने पेड़ की जड़ें उखाड़ना हो। मिट्टी को चीरने की आवाज के साथ उसने हिदारी को बाहर खींच लिया। वक्त मानो एक पल के लिए फ्रीज हो गया। फिर नारुतो ने अपनी कलाई घुमाई। उसने हिदारी के बेजान शरीर को पूरी ताकत से हवा में लहराया और जुरा और रियू की तरफ एक मिसाइल की तरह दाग दिया। हिदारी का शरीर हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ा। खतरे को भांपते ही रियू ने अपना सबसे मजबूत आयरन सैंड और जुरा ने भी पलक झपकते ही वुड स्टाइल की दीवार खड़ी कर दी। उन्हें लगा वो सुरक्षित हैं, लेकिन उन बेचारों को क्या पता था अब उनके पीछे की छेद से वुड स्टाइल घुसने वाला है। हिदारी का शरीर दोनों की डिफेंस को चीरता हुआ उन दोनों से जा टकराया। नारुतो की फेंकी हुई ताकत के सामने कोई डिफेंस टिक नहीं पाया। धमाका इतना जबरदस्त था कि हिदारी, जुरा और रियू तीनों हवा में तिनकों की तरह उड़ गए। वे कई सौ मीटर दूर पीछे खड़ी विशाल चट्टानों से जाकर टकराए। तीनों इतनी तेजी से टकराए कि चट्टान टकराते ही चूर चूर होकर धूल बन गई। तीनों का शरीर जमीन पर गिर गया और वहाँ मानो धूल की सुनामी छा गया हो। धूल की परत धीरे धीरे हटा और जुरा आंखें खोला। सामने नारुतो इंस्टेंट ट्रांसमिशन से वहाँ पहुँच चुका था और उसका पैर हिदारी के चेहरे पर था। हिदारी और रियू को भारी नुकसान पहुंचा होता है। जुरा फटाक से उठके थोड़ा पीछे खड़ा हो गया, लेकिन उसके शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे, क्योंकि उसका शरीर उसका घाव को फिर से भर दिया था। नारुतो अब जुरा की तरफ ठंडी नजर से देखा, जैसे वो कह रहा हो, भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि अब भागने के लिए दुनिया छोटी पड़ने वाला है। सामने खड़ा जुरा बुरी तरह पिटने के बाद भी अपनी अकड़ नहीं छोड़ रहा था। उसने अपने दांत भिजते हुए नारुतो को देखा और एक घिनौनी मुस्कान के साथ बोला, हैरानी होती है तुम जैसे मामूली इंसान के पास इतनी असीम शक्ति। यह ताकत तुम्हारे जैसे तुच्छ जीव पर शोभा नहीं देती। इस पर तो सिर्फ मेरा हक है। इतना कहते ही जुरा ने अपनी आखिरी ताकत बटोरी और एक घातक हमले के लिए नारुतो की तरफ हाथ बढ़ाया। लेकिन नारुतो वो अब कोई गॉड से कम नहीं था। जुरा की पलक झपकने से पहले ही नारुतो उसकी आंखों के सामने था। नारुतो ने बिना दया दिखाए जुरा का हाथ पकड़ा और एक झटके में उसके हाथ उसका शरीर से उखाड़ फेंक दिया। जुरा दर्द से तड़प उठा और पीछे हट गया, लेकिन तभी उसके कटे हुए हिस्से से मांस की मांसपेशियां फिर से जुड़ने लगे। पल भर में उसका हाथ
फिर से नया जैसा हो गया। नारुतो ने ठंडी नजरों से उसे देखा और बोला, अच्छा तो तुम खुद को रिजेनरेट भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें ठीक होने का मौका ही नहीं दूंगा। नारुतो 2 कदम पीछे हटा और उसने अपना स्टैंड लिया। अचानक उसके दोनों हाथों के बीच एक नीली दिव्य रोशनी जन्म लेने लगी। ऊर्जा का दबाव इतना बढ़ गया कि आसपास की जमीन फटने लगी। वो कमेहामेहा की तरह अपनी पूरी शक्ति को एक बिंदु पर केंद्रित कर रहा था। जुरा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे एहसास हो गया कि अगर यह हमला उस तक पहुंचा तो उसका और उसकी टीम का नामो निशान मिट जाएगा। उसका रीजनरेशन भी उसे राख होने से नहीं बचा पाएगा। मौत को सामने देख जुरा ने अपना आखिरी पत्ता फेंका। नारुतो हमला फेंकने ही वाला था कि जुरा के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान उभर आई। रुक जाओ नारुतो, जुरा चिल्लाया। अगर अपने दोस्त की जान प्यारी है तो वहीं रुक जाओ। मैंने सासुके की आत्मा और उसके वजूद को खुद से जोड़ रखा है। अगर तुमने मुझे मारा तो मरते मरते मैं उसकी जान भी अपने साथ ले जाऊंगा। क्या तुम अपने हाथों से अपने सबसे अजीज दोस्त को मार दोगे? नारुतो के हाथ रुक गए। वो नीली ऊर्जा जो आसमान को चीरने वाली थी धीरे धीरे शांत होने लगी। उसकी आंखों में जो गुस्सा था अब वो गहरे सन्नाटे में बदल गया। उसने अपनी मुट्ठियां कसी और नफरत भरी आवाज में बोला, अब यह कौन सी नई चाल है तुम्हारी घटिया कीड़े? जुरा हंस रहा था लेकिन उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। उसकी नजरें तिरछी होकर जमीन पर पड़े हिदारी के शरीर पर गईं। हिदारी बुरी तरह कुचला जा चुका था। उसका शरीर अब हिल भी नहीं रहा था। जुरा जानता था अगर मैंने हिदारी को यहीं छोड़ दिया तो इसका थॉर्न सोल बल्ब दुश्मनों के हाथ लग जाएगा और अगर वो गया तो हमारा एक ताकत खो जाएगा। अचानक जुरा जोर से हंस पड़ा। नारुतो उजुमाकी, तुम ताकतवर हो, शायद हम सबसे भी ज्यादा, लेकिन क्या अभी तक तुम्हारा नजर पीछे तक नहीं गया? इतना कहते ही जुरा बोरुतो की तरफ इशारा किया। बोरुतो का शरीर नीला पड़ रहा था। नारुतो गुस्से में बोला, तुमने उसके साथ क्या किया है? जुरा शैतानी हंसी के साथ बोला, ज्यादा कुछ नहीं, बस मेरा जो अटैक उसने अपने हाथ पर झेला था उसमें शिंजू पॉइजन था और ये जहर अगले कुछ मिनट्स के अंदर उसे तड़पा तड़पा कर मार देगा। नारुतो की आंखों के सामने अंधेरा छा गया जब उसने बोरुतो को नीले जहर से तड़पते हुए देखा। जुरा ने एक कुटिल मुस्कान के साथ अपने हाथ पीछे किए। तुम्हारे पास और सिर्फ 10 मिनट हैं। या तो मेरा पीछा करो या अपने इकलौते बेटे को दम तोड़ते हुए देखो। हवा फिर से रुक गई थी। एक तरफ बोरुतो की जान खतरे में थी, दूसरी तरफ सासुके को भी बचाना था। नारुतो एक ऐसे जाल में फंस गया था जहां ताकत से ज्यादा सब्र की जरूरत थी। नारुतो तड़प कर बोरुतो की तरफ आगे बढ़ा। यही वो मौका था जिसका जुरा को इंतजार था। जुरा ने तुरंत अपनी वुड स्टाइल की मजबूत जड़ें जमीन से निकाली। उन जड़ों ने बेहोश पड़े रियू और लहूलुहान हिदारी के शरीरों को किसी फंदे की तरह जकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन जुरा का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उसकी नजर जमीन पर पड़े उन 7 ममूशी की लाशों पर गई। उसे पता था कि इनमें से एक असली है। जुरा तेजी से उस क्लॉ मार्क की तरफ बढ़ा जो 7वें ममूशी के पास था। जैसे ही जुरा वहां पहुंचा वो 7वां ममूशी जो मरने का नाटक कर रहा था फुर्ती से खड़ा हो गया। जुरा ने उसे भी अपनी जड़ों में लपेटा। जुरा ने ठंडे और कठोर स्वर में कहा, नारुतो, मैं फिर लौटूंगा और अगली बार तुम जिंदा नहीं बचोगे। फिर पलक झपकते ही जुरा, हिदारी, रियू और वो असली ममूशी सब उस बड़े क्लॉ मार्क में समाकर गायब हो गए। मैदान में अब सिर्फ नारुतो और मरता हुआ बोरुतो बचे थे। नारुतो के हाथ कांप रहे थे। बोरुतो नहीं, आंखें खुली रखो, नारुतो चिल्लाया। बोरुतो का शरीर ठंडा पड़ रहा था और उसकी नसों में वो नीला जहर बिजली की तरह दौड़ रहा था। नारुतो उसके पास बैठ गया और अपना चक्रा बोरुतो को देने लगा। नारुतो का चक्रा से बोरुतो का घाव तो भर गया लेकिन जहर अभी भी कम नहीं हो रहा था। नारुतो अपने आंखों के सामने अपना बेटे को मरता हुआ देख रहा था। तभी नारुतो को याद आया। उसने तुरंत अपने पाँव से वो थैली निकाली जो गोकू ने उसे दी थी। उसने एक सेंजू बीन निकाली। प्लीज ये काम कर जाए, नारुतो ने बुदबुदाते हुए वो बीन्स बोरुतो के मुंह में डाल दी। जैसे ही बोरुतो ने उसे चबाया वो नीला जहर जो उसे मौत की तरफ ले जा रहा था पल भर में उसके शरीर से उतरने लगा। बोरुतो ने धीरे से अपना आंखें खोला और नारुतो को देखा। बोरुतो ने एक लंबी सांस ली और हड़बड़ाकर उठ बैठा। डैड, क्या वो सब भाग गए? नारुतो ने राहत की एक ऐसी सांस ली जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई हो। उसने बोरुतो को जोर से गले लगा लिया। कुछ पल तक मैदान में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। बोरुतो जो अभी मौत के मुंह से बाहर आया था उसने धीरे से नारुतो की बाहों से अलग हुआ। उसका चेहरा पे चिंता तो था लेकिन आवाज में एक डर भी था। पर डैड, मास्टर सासुके का क्या? अब हम मास्टर सासुके को कैसे आजाद करेंगे? नारुतो चुप रहा। उसकी पीठ बोरुतो की तरफ थी। हवा उसके बालों से खेल रही थी लेकिन उसका शरीर पत्थर की तरह जमा हुआ था। फिर वो धीरे से मुड़ा और बोरुतो की आंखों में देखा। उस नजर में कोई हार नहीं थी बल्कि एक ऐसी चमक थी
जो बोरुतो ने पहले कभी नहीं देखी थी। क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे डैड कौन है बोरुतो? नारुतो के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, जिसमें एक बाप का प्यार भी था और दुनिया के सबसे बड़े निंजा का गुरूर भी। सस्के को मैं वापस लाऊंगा, और इसके लिए अगर मुझे उन सारे कीड़ों को मसलना भी पड़ा तो मैं उनके वजूद का नामो निशान मिटा दूंगा, और ये मेरा वादा है बोरुतो। नारुतो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए सासुके के गॉड ट्री के पास पहुंचा। उसने अपना हाथ उस पेड़ के ठंडे तने पर रखा। सस्के बस थोड़ा सा और इंतजार, हम फिर से साथ होंगे जैसे पुराने दिनों में थे। जैसे ही नारुतो ने पेड़ को छुआ, उसके अंदर से एक भारी गूंजती हुई और जानी पहचानी आवाज आई। नारुतो, ये क्या कर रहे हो बेवकूफ? वो आवाज कुरामा की थी। तुम्हारी ताकत अभी एक उबलते हुए ज्वालामुखी जैसी है। तुम अभी भी इसे पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाए हो। अपना हाथ हटाओ वहाँ से, वरना तुम्हारी पावर का एक ही झटका इस पूरे पेड़ को जड़ से उखाड़ देगा और सासुके का बचना नामुमकिन हो जाएगा। नारुतो ने एक झटके में अपना हाथ खींच लिया। उसे एहसास हुआ कि उसका गुस्सा उसकी ताकत को बेकाबू कर रहा है। उसने एक लंबी और गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। बोरुतो खड़ा हुआ, उसकी आंखों में अभी भी संदेह था। उसने चिंता भरी आवाज में पूछा, पर डैड, क्या मास्टर सासुके को इस हालत में यहाँ अकेले छोड़ना सही होगा? अगर वो फिर वापस आए तो क्या? बोरुतो की बात सुनकर नारुतो के चेहरे पर एक पत्थर जैसी सख्ती आ गई। उसने आसमान की तरफ देखते हुए बोला, तुम सही कह रहे हो बोरुतो, सासुके को इस हालत में यहाँ अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। नारुतो ने अपनी आंखें बंद की। एक पल के लिए पूरा मैदान शांत हो गया, जैसे कुदरत भी किसी बड़ी धमाके का इंतजार कर रही हो। और फिर जैसे ही नारुतो ने अपनी आंखें खोली, बोरुतो के पैरों तले जमीन खिसक गई। नारुतो की आंखों में वो पुराना नीला रंग नहीं था, उसकी आंखों में एक अजीब और दैवीय चमक थी। ये क्या चीज है डैड? नारुतो की आंखों की पुतलियां बिजली की तरह चमक रही थीं। उसने धीमी और गूंजती हुई आवाज में कहा, ये मेरा खास डोजुत्सु है और इसे मैं शिनकाइगन कहता हूँ। इतना कहकर नारुतो ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस विशाल गॉड ट्री को नीचे से बैलेंस करके कसकर पकड़ लिया। उसके इरादे साफ थे, वो सासुके को उस पेड़ के साथ ही कोनाहा लेना चाहता था। नारुतो के अंदर से कुरामा की आवाज किसी धमाके की तरह गूंजी। पागल हो गए हो क्या नारुतो? बेवकूफी मत करो। अगर ये गॉड ट्री जमीन से उखड़ गया तो सासुके की जान भी जा सकती है। क्या तुम भूल गए कि वो इस पेड़ से जुड़ा हुआ है? नारुतो के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसकी आंखों का शिनकाइगन अब और तेजी से चमकने लगा। उसने अपनी मुट्ठी कसी और बोला, मुझ पर भरोसा रखो कुरामा, सासुके को कुछ नहीं होगा। अगले ही पल नारुतो की आंखों से एक ऐसी नीली और सुनहरी रोशनी फटी। वो रोशनी इतनी तेज थी कि बोरुतो ने नीचे देखते हुए अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। तो दोस्तों, कहानी को यहीं रोकते हैं, लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, क्या नारुतो सस्के और उस गॉड ट्री को सही सलामत कोनोहा ले जा पाएगा? और जुरा, वो अब चुप बैठने वाला नहीं है। याद रखना दोस्तों, अब लड़ाई सिर्फ एक दुनिया की नहीं, अब ये लड़ाई मल्टीवर्स लेवल पर होने वाली है। इस बार 500 कमेंट्स का टारगेट रखते हैं। दिखा दो अपनी फैमिली की ताकत और कमेंट बॉक्स भर दो। मैं जल्दी वीडियो लाने का वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन इतना वादा करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा वो आपके दिल को मक्खन की तरह पिघला देगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।